मित्रों नमस्कार, मैं हूं कमलकांत। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम खबरों का खुलासा किया करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये खबरों का खुलासा हर रोज़ किया जाए, क्योंकि हर रोज़ विशेष टॉपिक निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, और विशेष टॉपिक भी जब होंगे तब निकाले जाएंगे। साथियों, आज की जो बड़ी खबरें हैं उन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं उनके क्या इम्पैक्ट हैं हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे व्यक्तिगत निजी जीवन पर। तो साथियों, एक सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो निक्की यादव की चल रही है, जिसको उसके बॉयफ्रेंड ने श्रद्धा की तरह उसको मार दिया। पहले उसकी जान ली और फिर उसको फ्रिज में जाके पैक कर दिया। लेकिन मामला थोड़े ही दिनों में खुल गया और अब वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो पकड़ा गया है। निकी को लेकर खबरें और बाहर आ रही हैं, क्या था क्या नहीं था, कैसा उसका जीवन था, वगैरह वगैरह। लेकिन साथियों, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं कि वो बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। साथियों, मैं कोई भारतीय संस्कृति की बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति अलाउ नहीं करती, इसलिए ये करना गलत है ऐसा मैं नहीं करूंगा कहूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि संस्कृति भी बदलती है, समाज भी बदलता है, और हिंदू समाज एक लिबरल समाज है। तो पूरी दुनिया में जो जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों से भारतीय समाज तेज़ी से बदलता है, उसके अनुरूप ढलता है। तो ये पश्चिमी कल्चर है, तो भारतीय समाज भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। मुझे लव मैरिज में या बॉयफ्रेंड बनाने में या गर्लफ्रेंड बनाने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे लिव इन बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होती, अगर लिव इन के परिणाम वो नहीं होते जो श्रद्धा और निकी जैसी लड़कियों को झेलने पड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय समाज बदल रहा है, और अगर हम भारतीय समाज की बात कहते हैं तो भारत की लड़कियां तो बदल रही हैं, लेकिन लड़कों के बदलने की संख्या उतनी नहीं है। वो बहुत कम गति से बदल रहे हैं। उनकी सोच अभी वही पुरानी है, मेल शवनिज्म की सोच उनकी कायम है। आप उनके साथ लिव इन में रह लीजिए, उनके साथ सेक्स कर लीजिए, तो वो समझेंगे कि ये लड़की जो है वो कैरेक्टरलेस है। अगर ये मेरे साथ रह सकती है तो वो किसी के साथ भी रह सकती है। अगर शादी से पहले मेरे साथ सेक्स कर सकती है तो वो किसी के साथ भी सेक्स कर सकती है। और एक जो नॉर्मल जुमला है उनका वो ये है कि ना जाने कितनों के साथ सोई होगी। तो मैं तो शादी तो नहीं करूँगा, इससे मज़े ले लूँगा। तो भारतीय लड़कियों, ख़ास तौर से हिंदू लड़कियों, इस चीज़ को समझ लो। इंडिया के जो लड़के हैं और ईस्टर्न सोसाइटी के विशेष रूप से सब आते हैं उसमें, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी, वो यही समझते हैं शादी से पहले सेक्स वो खुद तो करना चाहेंगे, कोई उनको उसमें गलती नज़र नहीं आती, लेकिन अगर लड़की करेगी तो उसको वो करेक्टरलेस मानेंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो आप कुछ जो मामले होते हैं जो ऐसे सफल हो जाते हैं, लिव इन के शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं, या प्यार के शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं, या प्री मैरिटल सेक्स के मामले शादी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अपना एग्जाम्पल मत मानिए। अपना एग्जाम्पल इस बात को मानिए कि इंडियन लड़के जो हैं वो अभी भी पुरानी मानसिकता के हैं, दोनों तरफ टहल रहे हैं। पुरानी मानसिकता के अनुसार शादी से पहले सेक्स जायज़ नहीं है, ख़ासतौर से लड़की का, लेकिन हमारा सेक्स करना जायज़ है शादी से पहले उसी लड़की के साथ, और उसके साथ सेक्स करके फिर उसको करेक्टरलेस भी ठहरा देना है। यही निकी यादव के साथ हुआ। अदरवाइज़ जो उसका फ्रेंड था, इतने सालों में उसके साथ रह रहा था, लिव इन रिलेशनशिप में था, तो उसने उसको क्यों छोड़ दिया? उसको छोड़ के क्यों दूसरी लड़की से शादी कर ली? तो भारतीय लड़कियों, हम आपको समझा ही सकते हैं, इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं डालना चाहते हैं, ख़ासतौर से हिंदू या क्रिश्चियन या दूसरे समाज के जितने भी हैं। लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए। अपनी जो जीवन है उसको सुरक्षित रख के चलिए, अपने सम्मान को बचा के चलिए, अपने अस्तित्व को बचा के चलिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी कल्चरल आपको बैकग्राउंड में कह रहा हूँ, इसलिए कि वो आपके हित में है। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति से शादी कर सकती हैं जिसको आप पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती हैं और इसके प्रति सचेत नहीं होती हैं, तो आप उन भारतीय लड़कों के जाल में फंसती हैं जो सेक्स करके मज़े तो लेना चाहते हैं, लव करके जीवन को तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन करने के बाद शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास हमेशा ऐसे केस आते रहते हैं, इस तरह के केसेस की भरमार है। तो मेरी सनातनी हिंदू भारतीय बहनों,
बच्चियों, आप इसके प्रति सचेत रहें तो आपका हित है, नहीं तो आप ऐसे ही किसी गहलोत की निकी यादव बनती रहेंगी और किसी मोहम्मद की श्रद्धा बनती रहेंगी और आप अपने जीवन से खेलती रहेंगी। साथियों, दूसरी खबर जो है वो भारत सरकार ने आईटीबीपी की स्ट्रेंथ बढ़ाने का फैसला किया है। आईटीबीपी जो संस्था है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वो भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। ये फोर्स बनाने में अमेरिका ने भारत की मदद की थी 1962 के बाद। इसकी स्ट्रेंथ को आज सरकार ने 9,000 इसमें और पर्सनल जो हैं वो भर्ती करने की मंजूरी दी है ताकि इंडो चाइना बॉर्डर को और स्ट्रेंथन किया जा सके। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडो चाइना जो भी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी सुरक्षा करती है। तो चाइना की तरफ से भारत को खतरा लगातार बढ़ रहा है। चाइना बार बार इसके संदेश भी देता रहता है और भारत ने भी अब ठान लिया है कि मुंह तोड़ ही जवाब देना है। और जब भी भारतीय सेना चाइना के सामने खड़ी हुई है तो उनकी पिटाई करके ही आई है। 1962 को छोड़कर जब भारत तैयार नहीं था, नेहरू जी तब भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जीवन में सोचा ही नहीं था कि चाइना कभी हमला कर सकता है। वो हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में पड़े रहे। तो उसके बाद भी जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट रही या और सरकारें रही, वो लापरवाह रही चाइना के साथ और चाइना स्लाइस कटिंग करता रहा। स्लाइस कटिंग मतलब थोड़ा सा टुकड़ा ले लो भारत का, फिर चुप कर जाओ, फिर थोड़े दिनों में ले लो। लेकिन गलवान की घटना जब हुई तो भारत सरकार ने ठान लिया, उससे पहले भी ठान लिया था। डोकलाम की घटना के दौरान, डोकलाम जो सिक्किम और भूटान के बीच का जो एक भूटान, भारत और चाइना का ट्राई जंक्शन बनता है, वहाँ पर, तो तब भी भारत ने इसका विरोध किया। गलवान में भी किया, अभी अरुणाचल में भी किया। और जब भी चाइनीज़ आए तो उनकी पिटाई भी की। तो उसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है, हथियारों के रूप में भी और मैन पावर के स्तर पर भी। तो उसका एक आज बड़ा डिसीजन हुआ। साथियों, एक अगली खबर BBC की है, जो BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद जो इनकम टैक्स विभाग जो सर्वे कर रहा है वो कल भी जारी रहे, आज भी जारी रहे। दुनिया में भी उसकी गूंज सुनाई दी। जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि मोदी के इस कदम की जो धमक है वो लंदन और वाशिंगटन तक सुनाई देगी। तो विदेशी अखबारों में ये छपा भी कि डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत ने हमले कर इनकम टैक्स के छापे मरवा दिए। भारत का अपोजिशन भी इस मामले में जुटा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस तो ज़ोर शोर से लगी है, और चाहे वो उद्धव ठाकरे हों और चाहे वो ममता बनर्जी हों, कि सरकार जो है वो डर गई है और इस वजह से ये कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो BBC है वो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एजेंसी है। ये निष्पक्ष एजेंसी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये एक लेफ्ट ओरिएंटेड एजेंसी है जिसको भारत में बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा आज कि सुभाष चंद्र बोस के समय से जब उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई तब भी BBC ने उसकी आलोचना की थी और उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में पेश किया था। तो ये तब से भारत विरोधी है, तब से हिंदू विरोधी है और इसका एजेंडा वही है। देश में एक भी मुस्लिम पर अगर कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई जस्टिफाइड है किसी मुस्लिम को प्रताड़ित करना, लेकिन हिंदुओं के सर तन से जुदा होते रहें ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक भी मुस्लिम का सर तन से जुदा हो गया, सर तन से जुदा का तो कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर एक भी मुस्लिम को प्रताड़ित कर दिया गया किसी भी रूप में तो ये आसमान सर पे उठा लेते हैं। और हिंदुओं के सर तन से जुदा हो जाएं तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपको मिलेंगे। और ये BBC वही संस्था है जो चाइना की तो प्रेज़ करती है क्योंकि इसके चाइना में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और हिंदुस्तान की हर समय आलोचना करती रहती है। तो साथियों, जो भारत विरोधी है उसके ऊपर छापे पड़े, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन कितना चिल्लाता रहे, और अपोजिशन की इस बात का कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि जनमानस जो है उसका जो वेवलेंथ है वो कांग्रेस की सोच की वेवलेंथ से नहीं मिल रही है। कांग्रेस की सोच की वेवलेंथ एक अलग ही दिशा में है जो भारतीय जनता की सोच की वेवलेंथ है उससे। इसलिए दोनों में कोई तारतम्य ही नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस की जो आलोचना है उसका कोई असर नहीं हो रहा है। साथियों, एक और जो बड़ी खबर हुई वो थी अब्दुल्ला आज़म। अब्दुल्ला आज़म जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आपको याद होगा इनके पिता का नाम ये आज़म, क्या उनका पूरा नाम है, मैं एक मिनट में आपको बताता हूँ, दिमाग से तरह, आज़म खान जो हैं उनके पुत्र हैं। और आज़म खान कई बार MLA रह चुके हैं और कई बार MP रह चुके हैं। और इनकी एक और ख़ासियत बताता हूँ, जब भी उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहें या उनका पुत्र अखिलेश यादव रहें, तब आज़म खान का जो इलाका है, रामपुर का इलाका, वो एक अलग रियासत हुआ करती थी। सच में रियासत हुआ करती थी। क्यों? रामपुर के इलाके में ना मुलायम सिंह यादव कोई दखल कर सकते थे और ना अखिलेश यादव। वहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो आज़म खान के कहने पर ही चलता था। आज़म खान जिसको चाहेंगे अधिकारी रखेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे अधिकारी नहीं रखेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसकी ज़मीन चाहेंगे हड़प लेंगे, वो उन्हीं की रियासत के रूप में चलेगा। ऐसे में आज़म खान को बहुत थोड़ा घमंड हो गया। तो जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार को भी उन्होंने ठेलना शुरू कर दिया। सोचा कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, और मोदी जी तो मोदी जी हैं, और योगी जी वो मोदी जी के भी योगी जी हैं। तो उन्होंने ऐसी ठेलम पिलाई की कि उनका पूरी रियासत, पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया। अब उनके बेटे को पिछले दिनों पकड़ा गया जेल के अंदर। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। तो जेल में उनकी पत्नी क्या कर रही थी? वो जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, और वहाँ वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। अब जो है उनकी एमएलए-शिप जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए, अगर 2024 में अगर मोदी जी की सरकार वापस आ गई केंद्र में, और या अभी तो योगी जी की सरकार तो है ही, 2022 में ही आई है, 2027 तक तो रहेगी। तो 2027 तक आज़म खान को ये जो है पूरा, जिसे कहते हैं आम भाषा में, खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मोदी जी की सरकार फिर आ गई केंद्र में तो भी। तो साथियों, आज़म खान परिवार, मतलब ये सोच के चलना चाहिए कि जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो कभी दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, और ये बड़े मनचाहे भाव से पत्थर फेंका करते थे। इनका एक बयान ये था कि कारगिल की लड़ाई जो है वो मुस्लिम सिपाहियों की वजह से जीती गई। हिंदुस्तान ने जो जीती वो मुस्लिम सिपाहियों की वजह से जीती गई, हिंदुओं ने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन जितने वीर चक्र हैं वो सारे हिंदुओं को प्राप्त हुए। तो क्या सारे वो झूठे थे? इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया गया था। इन्होंने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, लोगों की ज़मीन को कब्जा करके उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। तो इनके बयान थोड़े जो हैं, जब ये भाषण देते हैं तो उबाल ला देते हैं, और इनका भाषण एक सेकुलर लीडर का भाषण नहीं होता है। इनका भाषण एक मुस्लिम लीडर का भाषण हो रहा है हमेशा, पहले भी था, अब भी, रस्सी जलने के बावजूद भी। तो ये मुस्लिम जो जनता थी उसको उकसाते थे, उनका फल इनको भोगना पड़ रहा है। तो साथियों, बात वही है, कुल जमा, आप शीशे के घर में रहते हैं तो फिर पत्थर मत फेंकिए, फिर आप पकड़े जाएंगे। अगर आपका अपना घर साफ़ सुथरा है, सच्ची ईंट, सच्चे लोहा, सच्ची सीमेंट का बना हुआ है, तब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई करेगा भी नहीं। तो साथियों, ये थी अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान की कहानी। एक और छोटी सी घटना हुई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। वो ये है कि उन्होंने अपने कुछ नियमों में परिवर्तन किया है परमानेंट रेजिडेंसी देने के लिए। जो वहाँ पर लोग आते हैं उनके बच्चों को लेकर, थोड़ा टेक्निकल इशू है, लेकिन इससे कई सारे भारतीयों को वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने में लाभ होगा। ये खबर थी। अडानी का मामला भी ज़ोर शोर से चल रहा है। अडानी के मामले में आज अडानी ने कहा कि बाज़ार में ये जो उठापटक है मेरे शेयरों को लेकर, ये अस्थाई है, ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद ये स्थायी हो जाएगी। अडानी जी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि उन पर जो लाछन लगाए हैं हिंडनबर्ग कंपनी ने, उनको कैसे धोया जाए। इसके लिए उन्होंने विश्वविख्यात एक दो कंपनियों को भी हायर किया है। ऑडिट कंपनी है विश्व की एक विख्यात कंपनी, कि मेरी कंपनियों के ऑडिट आप चेक कीजिए और बताइए उनमें क्या गड़बड़ियाँ हैं। और अडानी जी इसमें लगे हुए हैं। अडानी जी को इसमें लगना ही होगा, क्योंकि 2024 से पहले उनको अपनी कंपनियों या जो भी उनके ऊपर नेगेटिव भाव आ रहा है उसको ठीक कर देना होगा, या कम से कम बिगड़ने नहीं देना होगा, क्योंकि इसका कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो मोदी जी पर जाता है। हालांकि मोदी जी ने जिस तरह से पिछले दिनों अडानी इश्यू को हैंडल किया, उससे उन्होंने इससे एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है कि मेरा अडानी से कोई लेना देना नहीं। अडानी के शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मार्केट में होते हैं, मैं किसी कंपनी से ना कोई लेन है ना देन है। शेयर ऊपर नीचे जा रहे हैं, कंपनी सक्सेसफुल हो रही है, फेलियर हो रही है, ये वो जाने।
LIC ने अगर शेयर खरीदे हैं तो LIC जाने सब कंपनियों में खरीदती है, अडानी में भी खरीद लिए। SBI ने अगर शेयर खरीदे हैं या लोन दिया है तो सब कंपनियों को देती है, तो अडानी को भी दिए। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ऐसा भाव उन्होंने क्रिएट किया। तो उन्होंने इसकी आँच अभी तक अपने पर नहीं आने दी है। और दूसरा, मैं एक और आपको कारण बताता हूँ कि ये मुद्दा क्यों बड़ा लंबा नहीं चल सकता है। दरअसल मार्केट पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मार्केट आज भी अप थी, स्टॉक मार्केट जो है वो आज भी अप थी। जो रिटेलर्स हैं, रिटेल स्टॉक खरीदते बेचते हैं, उनका विश्वास मार्केट में बना हुआ है और उनके शेयर बहुत प्रभावित हो गए हों बहुत बड़ी जनता के, ऐसा नहीं है जैसा पिछले कुछ घोटालों में हुआ था। जैसे हर्षद मेहता का घोटाला था, तो मार्केट जो है वो मान लीजिए 100 पॉइंट पर थी तो 10 पॉइंट पर आ गई थी, और हर व्यक्ति जो शेयर मार्केट में डील करता था या नहीं करता था, इतनी मार्केट हर रोज चढ़ती थी कि आम आदमी, एक मोची, एक दूध वाला, एक चाय वाले ने भी शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे। वो सारे के सारे धड़ाम नीचे आ गए थे और सबको व्यक्तिगत निजी रूप से उसका नुकसान हुआ था। शेयर मार्केट में एक आधा घोटाला और भी हुआ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। पब्लिक सीधे रूप से इम्पैक्टेड नहीं है। आप पब्लिक को टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने SBI के शेयर खरीदे हैं, SBI को उसमें लॉस हो गया तो SBI का शेयर नीचे हो गया तो मतलब आपके पैसे भी हो गए, ऐसा कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इतना टेक्निकल है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो 2-3 जो इश्यूज उभरते हैं, एक तो ये कि मामला इतना टेक्निकल है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो है खुशहाली बनी हुई है। अडानी के शेयरों में निराशा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में खुशहाली है। यानी स्टॉक मार्केट पर अडानी के शेयरों के नीचे होने का इतना असर नहीं पड़ा, तो आम रिटेलर पर भी कोई असर नहीं है, खरीद रहा है वो अपने शेयर, तो आम आदमी प्रभावित नहीं है, ये इससे भी तय होता है। और अडानी के शेयरों को लेकर दोनों तरह की रिपोर्ट आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाँ नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अडानी डूबने वाली कंपनियों में नहीं है, उसका प्रॉफिट, उसकी शेयर की वैल्यूएशन ज़रूर ज़्यादा है। अब ये वैल्यूएशन अडानी ने जानबूझ के ज़्यादा की या पब्लिक ने ज़्यादा कर दी? वैल्यूएशन तो दोनों तरफ से ज़्यादा हो सकती है। भाई मुझे अडानी में बहुत विश्वास है, मैं शेयर खरीदता चला जा रहा हूँ, वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। या अडानी की जो शेल कंपनीज बताई जा रही हैं, शेल कंपनीज मतलब झूठी कंपनी बताई जा रही है, लेकिन वो है नहीं, उसका काम डूबियस है। शेल कंपनीज का काम डूबियस होता है, डूबियस तरीके से शेयरों के रेट बढ़वाना या डूबियस तरीके से कंपनियों में पैसे लगाना। तो उसकी वजह से शेयर वैल्यू बढ़ी, और उसको सेबी वगैरह ने चेक क्यों नहीं किया? तो ये सब की वजह से बढ़ी। और क्या अडानी ने लोगों को धोखा देकर अपने शेयरों के रेट, जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा तब तक आम पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं है। कांग्रेस कह रही है आपकी शेल कंपनीज हैं, वो अभी इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक, कांग्रेस के पास अपनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की दे रहे हैं। हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है, हिंडनबर्ग भी पहली बात तो डूबियस कंपनी है, उसका काम ही यही है किसी तरीके से किसी कंपनी को झटका देना, उसके शेयरों को नीचे लाना और शेयर मार्केट में शेयर लेन देन करके ऐसे करना कि उसको प्रॉफिट हो, और उसको हुआ भी होगा हिंडनबर्ग रिसर्च को। इस कंपनी की, ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में इस कंपनी के ऊपर केसेस चल रहे हैं इस तरह के काम करने के लिए कि गलत तरीके से शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए, तो उसने वो भारत में भी किया। तो सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि हिंडनबर्ग जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में ऑपरेट कैसे कर रही हैं? अगर उनके ड्यूबियस एक्टिविटी है तो वो ऑपरेट कैसे कर रही हैं? सेबी को तो इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो कुल जमा आप अगर देखेंगे तो मामला बड़ा घालमेल वाला है, सीधे सीधे कोई आरोप है नहीं, हैं भी तो पब्लिक की समझ में आने वाले नहीं हैं, और हर आदमी, हर शेयर जो रिटेलर है वो उससे प्रभावित नहीं है, आम आदमी उससे प्रभावित नहीं है। इसलिए अडानी वाला मामला कुछ लोगों तक ही है। ये ऐसा मामला है जो शेयर मार्केट के कुछ टेक्निकल लोगों को समझ में आता है, या बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको समझ में आता है। उनकी संख्या भारत की संख्या का कितनी होगी? भारत के वोटर्स का 0.5% भी नहीं होगी, 0.5% से भी बहुत कम होगी। तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे इसका पॉलिटिकल? जो मुझे समझ में अब तक आ रहा है वो ये है, अगर आगे कोई ऐसी चीज़ें ना निकल कर सामने आ जाएं जो बहुत बड़ी हैं। तो अडानी का मामला चल रहा है, अडानी ने भी अपना बयान दिया है, अडानी अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, मार्केट में भी जो है वो पॉजिटिविटी बनी हुई है, खाली अडानी के शेयर्स ही डाउन हैं। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि कांग्रेस ने तो अपनी सारी उम्मीदें 2024 की इसी पर लगा रखी हैं। ये अडानी का मामला निकलेगा, ये भ्रष्टाचार साबित होगा, क्योंकि मोदी जी पर यह है कि मोदी जी भ्रष्टाचारी नहीं हैं, और कांग्रेस पर यह है कि यह भ्रष्टाचारी सरकार थी।
जो 2004 से लेकर 2014 तक रही, और हर बड़े व्यक्ति ने उसमें पैसे खाए, टॉप से लेकर बॉटम तक, और वो पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक के सामने एस्टेब्लिश्ड एजेंसी ने वो कहे, कोई कैग सामने लाया, कोई कोई दूसरी कंपनी सामने लाई, कोई विदेशी कंपनियां ही ले आई, जैसे बोफर्स का मामला था। खैर, कांग्रेस ने इस पर अपनी उम्मीद बनाई हुई है। आज हार्दिक पांड्या की बड़ी आलोचना हो रही है सोशल मीडिया में। क्यों? आज कल उन्होंने वैलेंटाइन डे के समय राजस्थान के अंदर अपनी शादी रचाई, और शादी दोबारा से रचाई। उनकी पत्नी है नाताशा स्टैनकोविक, और इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी 31 मई 2020 को, और इनका एक पुत्र भी है। लेकिन कोर्ट मैरिज में इनको मज़ा नहीं आया, तो कल फिर शादी रचा ली उन्होंने। ये शादी क्रिश्चियन तरीके से हुई राजस्थान में। अब सोशल मीडिया जो है वो हार्दिक पांड्या की बैंड बजा रहा है कि भैया पैसा आ गया है तो पैसे को ऐसे व्यर्थ तो मत करो। ये 2-2 बार शादी रचाने का कौन सा चस्का चढ़ गया? हालांकि वहाँ काफ़ी लोग शामिल हुए, तो इसे लेकर थोड़ा हार्दिक पांड्या की बेइज्जती की जा रही है। मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उन पर मेरा विश्लेषण। कोशिश करेंगे कि दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण हर रोज़ किया जाए। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और डेली खबरों का एनालिसिस सुनने के लिए खबरों को खंगालेंगे हम इसमें पूरा, और उनका छोटी छोटी टिप्पणियाँ उन पर करेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट हैं डेली खबरों के, क्योंकि दिन भर में काफ़ी खबरें होती हैं, तो ये किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो साथियों, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा ये हर रोज़ का जो एनालिसिस है खबरों को खंगालने का, वो आप तक पहुँचे और आप उसे देखें और अपना ओपिनियन बना सकें कि खबरें किस दिशा में जा रही है, समाज किस दिशा में जा रहा है, और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। साथियों, नमस्कार। फिर हाजिर होता हूँ। कल ये तो करेंगे ही, और जो भी विशेष खबरें आएंगी उन पर विशेष टिप्पणी भी करेंगे। नमस्कार। वंदे मातरम।